हम लोग दो लॉ कवर किया है, चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ में क्या देखा हम लोग? बोयल्स लॉ में देखा हम लोग ये कि टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट था। दबाव देने से गैस के वॉल्यूम में कमी आएगी, दबाव कम करने से गैस के वॉल्यूम में इजाफा होगा। कि चार्ल्स लॉ में देखा हम लोग कि अगर गैस पर पड़ने वाला दबाव अगर कांस्टेंट हो और गैस का मास कांस्टेंट हो तो गैस को गर्म करने से उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स के रफ्तार में या उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। ठंडा करेंगे के टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, वो कम होगा। तो उसका एक और फॉर्म भी था, 1/273 वाला बोलते हैं। चार्ल्स लॉ का दो फॉर्म था। एक फॉर्म ये भी बोलते चले, वो भी रिवाइंड कर दो एक बार, कि अगर किसी गैस का मास, चार्ल्स लॉ बोल रहे हैं, किसी गैस का मास और उस पर पड़ने वाला दबाव, प्रेशर, गैस की वजह प्रेशर पड़ेगा, अगर वो कांस्टेंट रहे तो उस गैस का वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/200 का हिस्सा बढ़ जाता है। और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करे, कम करे टेम्परेचर, तो 0 डिग्री वाले टेम्परेचर 0 डिग्री वाले वॉल्यूम के मुकाबले उसका टेम्परेचर, सॉरी गड़बड़ा दिया बोलने में, मतलब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम 0 डिग्री वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/200 का हिस्सा घट जाएगा। ये हम लोगों का चार्ल्स लॉ था। तो चार्ल्स लॉ में ये देखा कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था और गैस का मास कांस्टेंट था। बोयल्स लॉ में ये देखा कि गैस के ऊपर पड़ने वाला गैस का टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे कि बताया था हम लोग कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना ही प्रेशर कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर किसी गैस के बारे में एक्सपेरिमेंट करें हम लोग, यहाँ के टेम्परेचर को तो कांस्टेंट नहीं कर सकते। अभी टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, अभी चलो बाद में मौसम ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अगर हो सकता है कि बढ़ भी जाए टेम्परेचर, या फिर यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट बढ़ सकता है, उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं रख सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोनों ही घट रहा है या बढ़ रहा है। आम हालत में से मान लो हमारे घर के किचन में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है, क्या वहाँ का टेम्परेचर फिक्स्ड है? नहीं है। क्या वहाँ का प्रेशर फिक्स्ड है? नहीं है। तो अगर दोनों एक साथ बदल रहा है, अब दोनों एक साथ बदलने का मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ सकता है, टेम्परेचर कम हो सकता है, प्रेशर कम हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या दोनों ही घट सकता है, दोनों ही। तो उसमें एज अ होल गैस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हालांकि गैस का जो नेचर है गैस का, कि दबाव में उसका वॉल्यूम कम होगा, वो हर हालत में ही होगा। लेकिन हम लोग को यही पता है कि गैस को गर्म करने से गैस का वॉल्यूम बढ़ भी रहा होता है। तो हम दबाव दे रहे हैं, गैस का वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन गैस का वॉल्यूम बढ़ भी रहा है फिर भी। उसका मतलब क्या? टेम्परेचर उसके ऊपर हावी हो गया। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसके बारे में पिछले क्लास में एग्जाम्पल देके बता दिया कि अगर मान लीजिए पर बोल दे रहे हम कि मान लीजिए किसी गैस के ऊपर दबाव दे रहे हैं और गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, कम होना चाहिए दबाव देने से, लेकिन क्या हो रहा है फिर गैस का वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब बोयल्स लॉ फेल हो गया? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप जब दबाव को बढ़ा रहे हैं गैस के सरफेस के ऊपर तो उसका सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अब उसके सराउंडिंग टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा किसका ताकत ज़्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर प्रेशर से जो आपका वॉल्यूम कम कर रहे हैं आप, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टेम्परेचर से बढ़ने वाले वॉल्यूम के मुकाबले कम है, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जो बढ़ रहा है, वो जो दिख रहा है आपको, वो टेम्परेचर के देने से एक्चुअल वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। अगर प्रेशर ना तो वो और बढ़ता, यानी जो दिख रहा है आपको वो आपका एक्चुअल टेम्परेचर का असर नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रेशर की वजह से वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि टेम्परेचर देने से गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में क्या फर्क हो रहा है, तो आपको प्रेशर को रखना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है रियल लाइफ में दोनों ही बदल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अभी वो लॉ पढ़ेंगे आज, यानी कि हम लोग ऐसा लॉ पढ़ेंगे कि चार्ल्स लॉ मिला हुआ है और बोयल्स लॉ मिला है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बोयल्स लॉ। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग कंबाइंड फॉर्म ऑफ बोयल्स लॉ एंड
चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग शुरू में कौन सा लॉ देखा? बोल्स लॉ देखा। तो बोल्स लॉ में क्या देखा हम लोग? बोल्स लॉ में हमने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में कमी आएगा। या हम बताया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोलेंगे वह? when T and M are fixed। ये कौन सा लॉ था हम लोगों का? ये हम लोगों का बोल्स लॉ। यहाँ लिख दे, अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यहाँ पर क्या देखा हम लोग? यहाँ पर देखा हम लोग कि भाई वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कौन कॉन्स्टेंट है आपका? व्हेन P एंड मास आर फिक्स। देख रहे हैं? अच्छा, आपको याद है आपको पहले क्लास में पढ़ाया था थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन, दोनों को मिला दिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? लिखेंगे बाई थ्योरम of joint variation combining, दोनों को मिला है combining these two laws we get। दोनों को हम लोग कॉम्बाइन करेंगे बाय थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। क्या मिलेगा हम लोगों को? देयरफॉर हियर वी गेट, क्या करेंगे याद है आप लोग को? B प्रोपोर्शनल टू 1/P into T। ठीक है ना? यहाँ पर तो क्या लिखेंगे हम लोग? याद है किसी को? पढ़ा था वो याद है किसी को? क्या लिखेंगे? when both P and T क्या लिखेंगे? कांस्टेंट या वेरी? वेरी। when both P and T are very। लेकिन यहाँ पर but mass of gas fixed is fixed। मतलब इसमें भी कॉम्बाइंड लॉ में तो फिक्स कौन है आपका? मास। तो आपको याद है कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कौन है, फिक्स कौन है? बोल्स लॉ में फिक्स कौन है? और कॉम्बाइंड लॉ में फिक्स्ड कौन है? कॉम्बाइंड लॉ में P और T क्या होता है? वेरी करता है। P T भी सब वेरी करेंगे, तीनों सब वेरी करेगा ना। क्या करेंगे लोग यहाँ पर? लिखेंगे ऐसे P साइन वेरिएशन का E बाई P। देखिए हटाएंगे इस टेकड़े वाले साइन को, बताया क्या लिखेंगे भैया? A P P क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? P V इक्वल टू के टी। हुआ जी P इक्वल टू के टी। ये जो इक्वेशन आया, यही इक्वेशन किसका? चार्ल्स लॉ बोल्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म। इसको एक खास नाम में जानते हैं, इसको हम लोग गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं कैसा गैस इक्वेशन है? ये इक्वेशन कैसे वो हासिल किया? चार्ल्स लॉ और बोल्स लॉ को मिलाने पर।
कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम। अगर आपको एग्जाम में बोले कि कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ चार्ज और वॉल्यूम रिड्यूस करो, सेम आपको ऐसी लिखी है तभी नंबर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में बोलना पड़ेगा V क्या चीज़ है, P क्या चीज़ है और T क्या चीज़ है। एक चीज़ छोड़ दे, क्या छोड़ दिया आपको बोल सकता हम लोग, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी भूल गया है, अवेयर केस बोलेंगे यहाँ पर वेयर K is constant of variation known as, जाना जाता है known as गैस कांस्टेंट, known as गैस कांस्टेंट। क्या नाम है, गैस कांस्टेंट। एग्जाम पूछता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बोलेंगे के डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है गैस के मास के ऊपर। साइड में K depends on mass of गैस। ये जो K है, ये K जो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेशर के और वॉल्यूम के ऊपर और टेम्परेचर पर डिपेंड। मतलब कि ये गैस का जो वॉल्यूम है, जो कांस्टेंट है, ये प्रेशर पे और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, पर डिपेंड करता है। अगर आप पूछ लेगा कि गैस में जो कांस्टेंट है वो प्रेशर पे और मास पे डिपेंड करता है, तो देखो फॉल्स बात है, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, डिपेंड किस पे करता है, वो मास पे करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आए तो सब कुछ आपको छाप देना है ऐसी, अगर लिखी थी तो दोनों चलेगा। फिर ये बोलना पड़ेगा कि आप जो V और P और जो T रेट कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। हालांकि हम लोग जानते हैं P मतलब कौन है, वॉल्यूम है गैस का, P मतलब गैस के ऊपर वाला प्रेशर है, सिर्फ प्रेशर नहीं बोले, गैस पर पड़ने वाला प्रेशर है, और T मतलब क्या, गैस का सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। हालांकि वो भी जानता है P T के माने क्या चीज़ है, लेकिन वो आपके मुँह से सुनना चाहता है। ठीक है, पॉज कीजिए। तो ये P इक्वल टू K, जिस तरह आपको वॉल्स में बताया कि एक फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू V2, और उस तरह से ये आपको बताया था आपको P इक्वल टू कांस्टेंट, 400 में क्या बताया V/T इक्वल टू कांस्टेंट, और V1/T1 इक्वल टू V2/T2, जो ये बताया था फॉर्मूला आपका रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। P1 इक्वल टू P2 वॉल्स लॉ, V1/T1 इक्वल टू V2/T2 कहाँ रहेगा, चार्ल्स लॉ, कहाँ रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। वैसे यहाँ पर भी यहाँ पर जगह दिखाई दे कैमरे मारे देखा नहीं आ रहा, यहाँ लिख देते हम, यहाँ पर बहुत बना के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PV T को नीचे लेके चले आए, T को नीचे लेके चले आए, यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है, तो PV/T इक्वल टू बोल सकते हैं कांस्टेंट है। तो कभी कभी MCQ में आता ही वाला कि P/T इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बात हो गया। उसके अलावा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स क्या बनता है इसके ऊपर, P1 V1/T1, P2 V2/T2, और भी होता है P3 V3/T3, लेकिन आपका इस दो ही में काम हो जाएगा। ये कब कहाँ रहेगा आपका न्यूमेरिकल बनाने का। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो किस में बैठेगा, हमेशा केल्विन स्केल में, और जो प्रेशर किस में बैठेगा, एटमॉस्फेरिक यूनिट। एटमॉस्फेरिक यूनिट का मतलब ATM में यूनिट लिखाया था, 2 यूनिट लिखाया था, एक लिखाया था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, वो तो उसका यूनिट है, एक बताया था 1 ATM बताया था। जब भी बैठेगा ATM मतलब प्रेशर का ATM नहीं, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट, 1 ATM में बैठेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मान लीजिए कभी भी अगर आपको प्रेशर दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, मान लो आपको प्रेशर दिया हुआ है 1520 दिया हुआ, मान लीजिए आपको बोला गया कि प्रेशर जो 1520 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको मैं, कितना बोला आपको 1520, ज़्यादा बोल दिया आपको, वैसे बोल 76 का पूरा कितना होगा 152। मान लीजिए कभी आपको हम बोला कि 152 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपको इसको ATM में चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे ATM में इसको, हमेशा 76 से डिवाइड करते हैं, 76 से
डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्षेत्र कितना होगा, क्षेत्र कम क्षेत्र, क्षेत्र गुना 152 यानी क्या 280। बात समझ में आ रही है? हो सकता है ऐसा भी हो 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो, तो उसको भी डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, 76 से कितना आएगा 1/2 आएगा, तो 180 होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ रहेगा उसको आपको 76 से डिवाइड करें, न्यूमेरिकल बनाएंगे और हाँ मत करने कैसे आगे। टेम्परेचर कहाँ बैठेगा, केल्विन में। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तब बैठाएंगे। और प्रेशर भी जब दिया हुआ रहेगा आपको बोल देगा इतना फलाना सेंटीमीटर मरकरी, ढिकाना सेंटीमीटर मरकरी, क्या करेंगे उसको हम लोग पहले एटमॉस्फेरिक यूनिट में चेंज कर लेंगे। या चेंज करेंगे 76 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, जब सेंटीमीटर में रहेगा तो 76 से, मिलीमीटर में रहेगा तो 760, याद रहेगा? ये समझे? अब फोटो ले लो उसका, मेरा मोबाइल किधर है? और फोटो। अब बात करेंगे हम लोग, एक और लॉ है, ये शायद लास्ट लॉ है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, लॉ लास्ट है, एवोगाड्रो लॉ। हम जो पढ़ेंगे हम लोग एवोगाड्रो लॉ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? बाबा देख लो हम लोग, है प्रॉब्लम हुआ है ज़्यादा ठीक हो गया, चले पूरा पकड़ के हिला रहे हैं, बटन नहीं छूटेगा। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ किसके किसके बीच में था, बॉल में किसके बीच में था, प्रेशर एंड वॉल्यूम, मास कांस्टेंट था और टेम्परेचर। रोल्स लॉ किसके बीच में था, चार्ल्स लॉ किसके बीच में था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट कौन था, प्रेशर एंड। अब यहाँ पर जो लॉ आएगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, मास को हर टाइम हम ही कांस्टेंट रहेंगे, हमारा भी हमको भी इज्जत दो, उसको इज्जत कौन दिया, एवोगाड्रो बोला कि प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ठीक ना। अब इस केस में क्या होगा, आप समझ गया, ये गैस का जो मास होगा और गैस का जो वॉल्यूम वो दोनों वेरी करेगा। तो कैसा रिलेशन का सोच के बताइए आप, दिमाग में क्या लग रहा है आपका, अगर गैस का मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना बढ़ेगा, तो गैस का मास बढ़ रहा है, गैस का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो उसको वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा, अरे आप लोग बोल रहे हैं यही बोली लग रहा है। तो ये बोला कि V जो है गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके गैस का मास, यानी कि गैस का मास को इंडिकेट कर रहे हैं एंड से, यानी कि मॉलिक्यूल्स बोले, गैस के मॉलिक्यूल जितने बढ़ेंगे गैस का वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। बस अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन P एंड P आर, तो तुम देखो हर दो करके तीनों लॉ में अलग अलग कांस्टेंट फिक्स है ना। तो वर्ल्ड लॉ में क्या देखा कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है तो गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि गैस का मॉलिक्यूल इतना बढ़ेगा वॉल्यूम इतना बढ़ेगा, गैस का मॉलिक्यूल कमेगा तो वॉल्यूम भी कमेगा। इस बात को बुक में कैसे लिखा हुआ है, बोला है एट एटीपी, एट वर्ल्ड एवोगाड्रो लॉ कैसे बोला जाए बुक में, एट एटीपी या फिर बोले एट एसटीपी। याद है एटीपी एसटीपी, नॉर्मल टेबल प्रेशर, स्टैंडर्ड टेबल प्रेशर, वैल्यू क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, याद है। और प्रेशर क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर उसको 180 बोले, यही बात है, ठीक ना। तो क्या बोलना है, तो गैस का मास और उसका वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, हम एवोगाड्रो लॉ बोलने वाले हैं। ये तो अपने भाषा में समझा दिया। बुक में कैसे लिखा, बुक में लिखा हुआ है कि एट एटीपी या फिर एसटीपी सभी गैसों के बराबर हजम में, सभी गैसों के बराबर हजम में मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो, सभी गैसों के बराबर हजम में मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो, सभी गैसों के बराबर हजम में बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो, सभी गैसों के बराबर हजम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो। फिर बोल रहे एक बार, सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, इसका मतलब क्या है,
सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा। किस पे? एनटीपी पर। एस, ये भी एक लॉ है एवोगाड्रो जो बताया, इसे और भी फॉर्म जो बताया आपको, ये चार्ल्स लॉ का 2 फॉर्म था, इसका 2 फॉर्म क्या बताया? एट एनटीपी एट एसटीपी सभी गैसों के बराबर हजम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा। मॉलिक्यूल्स कौन है? आप लोग, जैसे ये गैस कंटेनर है, आप लोग पूरा गैस है और हर कोई बच्चे गैस का मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करना है तो आप छोटा छोटा बबल समझ सकते हैं, जैसे बबल्स निकल के पहले आप लोग समझ उस तरह से है, ठीक है, खाली फटिएगा नहीं। तो सभी गैसों के बराबर हजम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, कब? एट एनटीपी या फिर एट एसटीपी, ठीक है। अब इसको थोड़ा इसको समझा दें आप भी बच्चों। तो मान लो जैसे मान लो 3 तरह से इसी को ले लेते हैं, तीनों सब सेम साइज का है। अच्छा, ये जो 3 शीशी है मेरे पास, एक ब्लू एक काला लेंगे, 3 शीशी है, ये 3 शीशी मेरे पास है, तीनों में छोटा बड़ा कौन हो सकता है? बराबर, तीनों कंपनी है की बराबर साइज। तो मान लेते हैं ये कोई 3 गैस का कंटेनर तो अगर इसमें गैस हम भर दें, इसे मतलब गैस को एकदम हलक तक भर दें, हलक तक ढक्कन तक भर दें, यहाँ भाषा में क्या बोलेंगे ना, लबालब भर दें, है जी, हलक तक, ठीक है, हलक ये लबालब भर दें, मतलब पूरा भर दें इतना तक क्या 25 पे गैस हम भर दें, इसमें गैस भरा हुआ, इसे भी गैस भरा हुआ, इसे भी गैस भरा हुआ। जब गैस से मुकम्मल भरा हुआ है तो इस पर गैस का वॉल्यूम होगा, जो इस पर गैस का वॉल्यूम होगा और जो इस पर गैस का वॉल्यूम होगा, ज़्यादा होगा किस पे ज़्यादा, किस पे कम होगा? बराबर होगा, सभी बराबर होगा। मान लेते हैं, हालांकि तो बहुत छोटा शीशे, मान लेते हैं कि हम लोगों का 5 लीटर का एक जार है नहीं, हालांकि तो छोटा है। मान लेते हैं कि 5 लीटर का एक जार है, ये भी 5 लीटर का एक जार है, ये 5 लीटर का एक जार है। इसे में डालते हैं गैस 5 लीटर, इसी में डाला गैस 5 लीटर, इसी में डाला गैस 5 लीटर, तो क्या हुआ? अच्छा, ये लाल वाला मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, मान लेते कार्बन डाइऑक्साइड, मान लेते नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसे हाथ में कैसे रखते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तीनों अलग अलग गैस है, सभी का हजम क्या है? सभी का हजम बोलो ना, सभी गैसों का 3 एग्जाम्पल दिया, 300 हो सकता है, सभी गैसों के बराबर हजम है, बराबर वॉल्यूम है, ठीक है। तो सभी गैसों का 3 गैस, कौन कौन गैसों का एग्जाम्पल में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सभी गैसों के बराबर हजम में, बराबर हजम है, सभी गैसों के बराबर हजम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना मॉलिक्यूल उसमें होगा, यानी कि बराबर हजम जितना मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाले कंटेनर में होगा उतना ही CO2 गैस वाले कंटेनर में होगा, उतना ही तुम्हारा। लेकिन सब कंडीशन ये है कि इस टाइम पर होगा, कंडीशन क्या है कि एट एनटीपी एसटीपी होना चाहिए, एट एनटीपी पर ये कंडीशन होता है। जब भी कोई कंडीशन का होगा एट एनटीपी पर किसी भी गैस का किसी भी गैस, सभी गैसों के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। बात समझ में आ गई? बोलो एट एनटीपी पर सभी गैसों के बराबर वॉल्यूम में नंबर ऑफ, सभी गैसों के बराबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो। ये कौन बोला? एवोगाड्रो ने, ठीक। अब एवोगाड्रो को बता दिया कि सभी गैसों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। एक साइंटिस्ट आया, वो यहाँ तक ये भी बता दिया कि एट एनटीपी पर और एसटीपी पर उस कंटेनर में अगर सबका हजम बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम है तो काम खत्म हो गया इसका, इसको इसका भी फॉर्म लिख दे, V इक्वल टू K है, K क्या चीज़ है? ये आपका कांस्टेंट है, ये इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? V/N इक्वल टू, बोलो, कांस्टेंट, यानी कि V/N1 V2/N2, इसको चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं V1/V2 N1/N2,
इनटू, ये भी न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, हाँ ये बता रहे थे कि एक साइंटिस्ट ने बाकायदा उसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए ये भी बता दिया। उसने बताया, किसने बताया, आर ए अमेरिकन, आर ए पूछता एग्जामिनेशन में पूछ रहा है क्या तुझे लिखा है तो हाँ ऐसा तो देखने में जो लगा देंगे। आर ए अमेरिकन एक साइंटिस्ट है, इसने ये डिस्कवर करके बताया कि उस एनटीपी पर अगर सभी के जो बराबर आ जाओ उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, और वो ये भी बता दिया कि कितना लीटर गैस लेंगे तो वो सबका मॉलिक्यूल्स बराबर, ये भी बता दिया। क्या बता दिया वो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा वही बता दिया, और कितना हजम लेंगे तो जिसमें सबका मॉलिक्यूल्स बराबर हो वही बता दिया। ये बात समझ में आ गई, फिर से बोलते सुन लीजिए। उसने यही बता दिया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा वो कितना कितना होगा, और तो उसका एग्जैक्ट नंबर बोल दिया, और उतना मॉलिक्यूल्स होने के लिए गैस का वॉल्यूम कितना था वो ये भी बता दिया। और मेरा पानी पीना बेगर बोले, पानी पिलाने का ऑर्डर है, तो उसने बता दिया कितना हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स, इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। मैं स्कूल में शुरू से हाँ बोल ली, स्कूल से बीबी का स्कूल में थोड़ा सुनती है, थोड़ा सुनती है सुनना एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और उसने यही बता दिया कि इतना जो गैस का जो मॉलिक्यूल है एनटीपी पर अगर वॉल्यूम घेरेगा तो कितना वॉल्यूम घेरेगा, यही बता दिया। कितना वॉल्यूम घेरेगा वो भी सुन लीजिए, सब हिसाब का शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर, यानी कि अगर हम 3 गैस जब भी दिया था, हम एग्जाम्पल दिया था 5 लीटर एग्जाम्पल दिया था, अब देना कितना पड़ेगा हमको 22.4 लीटर। अगर हम एनटीपी याद रहे, एनटीपी और एसटीपी, अगर हम 22.4 लीटर का 3 तरह गैस ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, सभी गैसों के बराबर जम हो जाए, कितना बराबर जम यहाँ पर है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 6.0। बात समझ में आ रही है? पक्का बोलो हाँ। अब 22.4 लीटर, 22.4 लीटर में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसको बोलते हैं 1 मोल। एग्जाम पूछता है 1 मोल इसको बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा एट एनटीपी पर 22.4 लीटर पर जितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा, जितना का वोल्टी कितना होता है 6.023 जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक से दिमाग से पूछ के बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल समय किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक निवाला किसको बोलते हैं, एक बार ज़्यादा चावल आ जाए मुँह एक निवाला बोलेंगे, किसी का बड़ा छुटका निवाला अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसी यहाँ पर एक मोल का मतलब क्या है कि 22.4 लीटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 22.4 लीटर में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसको 1 बोलेंगे। कितना मॉलिक्यूल होता है सर, तो 6.023 कौन पता लगा है इसका, अरे पहले कौन था, मतलब ये क्वेश्चन नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इस 1 मोल का एक और भी नाम है, इस 1 मोल को बोलते हैं यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब एग्जाम में पूछता है कि एवोगाड्रो लॉ से क्या क्या आपको बेनिफिट मिला, क्या इंपॉर्टेंस हुआ एवोगाड्रो लॉ। तो कुछ तो ऐसा आपको नजर आ ही गया, कुछ आपको 3 तो बता ही दिया आपको कि उस पर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मालूम हुआ, तो वो इतना वॉल्यूम घेरता वो मालूम हुआ, और 2-3 पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं उसको। तो ये एवोगाड्रो लॉ बताया, और एवोगाड्रो लॉ से क्या क्या रिजल्ट हम लोग के सामने आया उसके बारे में 2-3 में लिखा हुआ है, हम पॉइंट बना के लिख देते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। फोटो ले लीजिए इसका और उसकी जो उधर से पहला आदमी जिसने एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताया, कौन एवोगाड्रो, फर्स्ट मैन टू डिफरेंशिएट between
मॉलिक्यूल्स। ये पहला आदमी था जिसने एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फर्क बताया। एग्जाम में पूछा इसलिए मेरे को ऐड कर दिया इन्फॉर्मेशन। अब आपको बता रहे हैं क्या डिडक्शन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। डिडक्शन फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ। तीन चार लिखते हैं। पहला क्या, पहला ये, पहले इसके लॉ से ये मानूंगा, एवोगाड्रो से ये मानूंगा कि नॉर्मल गैसेस कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, याद कर लेना है। नॉर्मल गैसेस सच एज H2, N2 and O2 are डाईएटॉमिक। पहला बार एवोगाड्रो लॉ से मालूम हुआ, पता चला कि कुछ गैस जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, सब कैसे गैस है डाईएटॉमिक। का मतलब क्या होता है, आप कभी भी ऑक्सीजन को जब देखिएगा फॉर्मूला में, कभी आप ऐसे नहीं देखिएगा उसको, कभी उसको आप ऐसे नहीं देखिएगा, नाइट्रोजन ऐसे नहीं देखिएगा, कैसे दिखता है बेटा, O2 में, N2 में और H2 में। मतलब हम लोग के जो एटमॉस्फेयर में जो गैस पाया जाता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में और H2 के फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। तो एवोगाड्रो के बाद पहली बार ये मालूम हुआ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह क्या सब डाईएटॉमिक गैस। इसमें एक और भी गैस शामिल है, क्लोरीन भी शामिल है, चाहे तो लिख लीजिएगा सुनकर। उसके अलावा इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इसके लॉ से ये मालूम हुआ कि किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट, अभी क्या चीज़ें बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट वो आपका होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। मतलब किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट वो वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं कैसे, m = 2v। इसके ऊपर पिछले 5 साल से हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इस साल भी पूछा, हर साल पूछ रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो इसके ऊपर पिछले 5 साल से हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी ये फॉर्मूले की शक्ल में बोलता है कि मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में कौन रिलेशन सही है। आपको ऑप्शन में दे दिया, एक तो m = v दे दिया, तो v = 2m दे दिया, तो आपको दे दिया m = 2/v दे दिया, और तो आपको दिया v = 2m दे दिया। तो इसे में लिख दिया, तो कौन सही है? ये तो बहुत आसान फॉर्म बताया, इससे भी खराब शक्ल लेता है उसका। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, और टेढ़ा बेड़ा करके देता है, आप लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको देखिए लेना है इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब इसके ऊपर एक पिछला से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट दे देगा या आपको किसी गैस का वेपर डेंसिटी दे देगा, आप बोलेगा निकालना उसका मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लीजिए किसी गैस का, मान लीजिए बोल दिया कि ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी 32 है, कितना है 32। अगर ऑक्सीजन का 32 है 16 बोलता है, मान लीजिए अगर आपको बोल दिया कि ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी 16, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बोलो। कि एक कुछ इतना ही आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, इस साल नहीं पूछा, ये सेम क्वेश्चन पूछा है खाली ऑप्शन में बोले गैस और उसका वेपर डेंसिटी 16 है, तो बोले तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। अब वो भी लेकर के आएगा, जैसे आपको बताया लास्ट नहीं बताया, वही तो बच्चा करके आया, जो बच्चा बात सुना है ठीक से, सुना अच्छा। कभी कभी उल्टा बोलता है, कभी ऐसा बोलता है कि गैस का मॉलिक्यूलर वेट 46 है, उसका वेपर डेंसिटी कितना होगा, तो आधा कर देंगे। अगर ये दिया हुआ ये निकालना है तो आधा कर देंगे ना, ध्यान रहे। अगर आपको ये दिया हुआ ये निकालना है तो आधा करेंगे, अगर आपको ये दिया हुआ ये निकालना है दुगना कर देंगे। मतलब इस रिलेशन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m = 2v, या फिर कैसे लिख सकते हैं v = n/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो आ जाएगा। अभी ये बात समझना है सर, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या चीज़ है हम बताएंगे, इसको पहले पढ़ा ना तो बताएंगे मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलते हैं, बात समझना है। मॉलिक्यूलर वेट किसको बोलते हैं समझाएंगे। अभी ये जानते रहते हैं कि एवोगाड्रो लॉ से क्या मालूम नहीं हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट
वेपर डेंसिटी का दुगना, बाकायदा इसका एक रिडक्शन है, 3-4 पेज का प्रूफ है, वो आपका भी नहीं हुआ, तो क्लास 12 में आपको जाइएगा तो वहाँ मिलेगा आपको, तो आपका सिलेबस में पढ़ाई का फायदा नहीं, आपसे जाके इसको याद कर लीजिए, कैसे होता है वो जानने लगा करने, ठीक है। उसके अलावा क्या मालूम है यहाँ से हम लोग को लिख चुके थे हम लोग, क्या मालूम होगा, एट एनटीपी या फिर एसटीपी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, बोलो 22.4 लिखा है जी, मतलब इसको लाइन से लिख लीजिएगा, एट एनटीपी पर एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, कैसे मालूम हुआ हम लोग को, अच्छा काटो लॉस, अच्छा 1 मोल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं 1 ग्राम मोल, से भी जानते हैं, ठीक है। तो एनटीपी पर और एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, और 1 मोल में कितना गैस का वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम होता है 6.0, तो बेचारा सारा बात को चेंज कर रहा है कीजिएगा तो वीडियो बहुत आसानी से बनेगा, मतलब कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.0 मॉलिक्यूल्स, ये कंडीशन क्या है एनटीपी या फिर एसटीपी। अच्छा 4 नंबर क्या, मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला कैन बी नोन, मतलब कि एवोगाड्रो लॉ की वजह से हम लोग किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अभी क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है, जब आगे जगह समझा रहे हैं, पहले जो खत्म करें पहले एटॉमिक वेट कैन बी नोन, देखिए अब 4-5 ही लिखिएगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात तो जो मैंने लिखा ही नहीं किया कि इससे हम लोग को ये मालूम हुआ कि हर गैसों के बराबर अज़ा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 6.023 इंटू 10⁻²0, ऐसे लिख रहा नहीं आपको, आप लिख लीजिएगा कि इस लॉ से ये मालूम हुआ कि एनटीपी पर या एसटीपी पर सभी गैसों के बराबर अज़ा में यानी 22.4 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 6.023 होगा। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, मतलब पिछले 5 साल से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा, आपके साल देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा है इसका 1 नंबर, ठीक है। तो बात समझ में आई, पॉज करो, समझ आ जाएगा। जब मॉलिक्यूलर वेट हम लोग डिस्कस कर बताना बाकी है आप सभी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला नया लगा, इसको उठा दो यहाँ से, दूसरा उठा, मैंने नहीं करवा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट आपको समझना बाकी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझाना बाकी है, ये अभी आपको समझाने के लिए आपको एक दिन का टाइम देंगे, टाइम का मतलब क्या नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको हर एलिमेंट का कुछ एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद करके आना है, कम से कम 15-16 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर आपको याद करके आना होगा, तभी आप इसका सम बना पाएंगे। तो आप लोग को व्हाट्सअप पर फोटो में क्लास 9 में किताब में है, हम कम से कम 14, 15, 20 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर आपको याद करके आना है। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 17 होता है, सबका एक वजन एटॉमिक वेट वो आपको याद करके आना है। जब आपका एटॉमिक वेट याद रहेगा तभी आप मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकाल पाएंगे। तो जो फोटो भेजेंगे आपको, हम आज ही भेज देंगे, कल भेज देंगे, तो आपको 2 दिन वो याद करके आना है। 2 दिन में पता नहीं क्या होगा, वो तो हो ही गया, बहुत खराब रहेगा, इसका फोटो हो गया ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पहले क्या पहले पढ़ा बॉयल्स लॉ, फिर पढ़ा चार्ल्स लॉ, फिर क्या पढ़ा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कंबाइंड लॉ, फिर पढ़ा एवोगाड्रो लॉ। अब पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तीनों को मिला देंगे, तीनों को, मतलब गैस भी कहीं से लीक हो रहा है या गैस अंदर में आ रहा है, अब क्या गैस का मास फिक्स नहीं, बात करेंगे तो कंबाइंड, बता दो इसको।
वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो चल ही रहा है, बढ़िया है। अब लोग पढ़ेंगे क्या, एक ऐसा लॉ पढ़ेंगे जहाँ पर चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और तीनों मिक्स हो जाए। तो ऐसे गैस लॉ के, ऐसे गैस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। या इसका एक और भी नाम है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। तो हम अब बार बार लिखेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, या लिख देंगे और उसको फिर आपको लिखना ही पड़ेगा। हम 4 लाइन बना के लिख ही देंगे, याद करने में आसानी आप लोग को होगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ E proportional to 1/P when T and mass are fixed। इसके बाद according to Charles law, E proportional to P when E and, अच्छा जहाँ जहाँ पे बात को बोलते हो, जहाँ जहाँ ये बड़ा नाम को समझाने के लिखा है, ऐसा मैं बुक में बहुत जगह छोटा एम करके लिखा हुआ, बहुत जगह मतलब कुछ जगह मैंने बड़ा एम का माने कुछ और है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज बहुत हुई। अच्छा ये रहेगा, हम इसको छोटा एम कर देंगे, हम कर ही दे रहे हैं। माँ समझा क्या बोलते हैं, हाँ हमने लिख दिया, क्योंकि बड़ा एम से ना हम लोग अगले दिन बड़ा एम से मॉलिक्यूलर वेट को इंडिकेट करेंगे। अब हम कंफ्यूज जाएंगे, गैस का मास को भी बड़ा एम बोले, मॉलिक्यूलर वेट को भी बड़ा एम बोलते, तो सदाई मास से शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन आने भी आगे जाएंगे तो छोटा एम से गैस का मास को इंडिकेट करेंगे, बड़ा एम से गैस का मॉलिक्यूलर वेट को इंडिकेट करेंगे। कंफ्यूज में नहीं होगा। ये हो गया। अब कौन बचा दे भाई, ला रहा है according to एवोगाड्रोस लॉ, इसके मुताबिक क्या, V प्रोपोर्शनल टू N, N ना, तो क्या होगा यहाँ पर, when V and P are ठीक है, क्या होगा बोलो जरा, इनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे ना, बाय थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन, और वो भी लिखना, वो लिख लीजिएगा ठीक है आप लोग, बाय थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन कंबाइनिंग दिस 3 लॉज वी गेट, लिख लेंगे। तो V प्रोपोर्शनल टू, लिख लेगा, जो लिखता है वो लिखेगा, और बता जो कॉपी में नोट करता है बस उसी का नंबर एग्जाम में अच्छा आएगा। ठीक है, क्या करें, क्वेश्चन लगाएंगे, पहले एक लाइन से लिख ले रहे हैं, E प्रोपोर्शनल टू EN बाई P। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, when क्या, when all PEN वैरी, ठीक है जी।
क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इस कांस्टेंट का साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ना। तो यहाँ पर चूंकि ये तीनों लॉ कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे हालांकि ये मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस कांस्टेंट का एक अलग से एक नाम दिया गया, एक खास सिंबल उसको इस्तेमाल किया, मतलब उसको इंडिकेट किया जाता है। वो क्या किया जाता है इंडिकेट उसको, इक्वल टू आर ई एन बाई, मतलब यहाँ पर क्या किया हम लोग, कांस्टेंट को तो हम लोग के मानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर एक चूंकि बहुत खास इक्वेशन है और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है, तो क्या किया, कांस्टेंट को आर से माना गया। क्या बोलेंगे भैया, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन known as universal gas constant, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से, अभी इसको इस्तेमाल बताएंगे पहले वीडियो पहले क्या बोला, इसका नाम क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या मैं हमारा आगू नहीं आ रहा है, क्या लिखे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग यहाँ से इधर, क्या लिखेंगे आप लोग, पी बी इक्वल टू एन आर टी, इसी गैस को लोग बोलते हैं आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिए इसका दो तरह का इक्वेशन है, अगर आपको बोलेगा गैस इक्वेशन निकालने के लिए जो चार्ल्स लॉ बोल्ट्ज लॉ का कॉम्बिनेशन, अगर आपको बोलेगा आइडियल रिड्यूस करो आइडियल गैस को, तो ये पी बी इक्वल टू एन आर टी है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ये एन क्या इंडिकेट कर रहा, नंबर ऑफ मोल्स, ये एन इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर ये एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ, बाद में बोलेंगे पी इक्वल टू एन आर टी, वो नाम क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ पर जो कांस्टेंट जो आर है, आर, इस आर का नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में इसका यूनिट पूछता है, इसका वैल्यू पूछता है, और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो इस आर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला सुनिए, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर आर का नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो बात करेंगे हम लोग इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, और इस आर के बारे में बात करेंगे, बताएं इसको। देखिए खिला दियो ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये गैस इक्वेशन है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, पी वी इक्वल टू आर टी, कभी कभी एग्जाम में ये वाला पी वी इक्वल टू आर टी ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कभी कभी इसी के बारे में पूछ लेता है कि ये जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, तो आप क्या बोलेगा, एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, कितने के लिए, और ये वाला किसके लिए, 2 नंबर ऑफ मोल्स के लिए। यहाँ ऐसे लिखा हुआ तो 1 मोल के लिए। एग्जाम पूछता है कि ऐसे दे देगा आपको, ऐसे और दे देगा, ऐसे आपको और दे देगा, पी वी इक्वल टू 3RT। मैं बताओ इसमें कौन सा जो है, चलो ना भाई, कौन सा इक्वेशन जो है 2 मॉलिक्यूल्स के लिए है, 2 मोल के लिए कौन होगा आपको होगा, पी वी इक्वल टू 1 पूछ लेता है एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा इसके बारे में बात करें हम, इस इक्वेशन का, ये तो मेन इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, पी इक्वल टू W बाई एम आर टी,
ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर जो एम है वो है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, और एम और डब्ल्यू मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ गैस, गैस का गिवन मास। मतलब क्या है इसका, हर गैस का अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल आपको बोल दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम, उसका एक मोल वजन होता है 44 ग्राम, मतलब उसका एक मोल वजन 44 ग्राम है। अगर आपको हम दिया 22 ग्राम दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको दिया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो उसको बोलेंगे डब्ल्यू। और ये जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका अपना 44 है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। जो मॉलिक्यूलर 44, तो 44 हमेशा रहेगा। अभी गैस जो गिवन मास ऑफ द गैस, ये आपका घटता बढ़ता, कभी कभी 88 ग्राम भी हो जाएगा, डिग्री कभी 88 ग्राम से कब जाएगा। मतलब ये इसको अब इसके बारे में समझाएंगे तो काफी कितना कुछ समझ में आएगा। इसी समझ के रखिए कि मेन क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है और उसी गैस का जीवन मास है। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे आप किसके बारे में, आर के बारे में। ये जो आर है इसका नाम है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस आर के बारे में एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलते चले, इस आर का आपसे वैल्यू पूछता है, इस आर का आपसे वैल्यू पूछता है। और डिफरेंट सिस्टम में, एक है CGS में, एक है तुम्हारा SI सिस्टम में, और एक है तुम्हारा लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट में, तीनों में लिखे है। ये किसी एक में ऐसा एग्जाम में पूछता है 8.314 10 to the power 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, ठीक है। क्या 8.314 × 10⁷ अर्ग पर मोल, पढ़ेंगे कैसे, अर्ग पर मोल पर केल्विन। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है, पता है, ये जो अर्ग पर मोल है इसको ऐसे लिखता है, अर्ग पर मोल लिख के ऊपर पावर -1 दे देता है, और मोल के ऊपर पावर आजकल ऐसे ही दे रहा है आजकल, और ऐसा नहीं दे रहा, ऐसा दे रहा है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। ये पावर -1 मतलब तो पर का साइन है, वो वाला पर नहीं, वाला। अच्छा, ये किसमें इसका, ये वाला जो लिखा है किसमें, ये इसका है CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में। कहाँ को जा रहा है, मुख्य दिन 8.314, ये जूल, जे स्टैंड फॉर जूल पर केल्विन पर मोल। चाहे उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जूल का नाम लिख रहे हो, ठीक है, पूरा जूल ये किसमें है, ये आपका SI या फिर MKS सिस्टम में है। इसका एक और यूनिट है, वो आपका 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। बाकी कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। बात समझे, इसका ये कौन सा यूनिट है, ये तुम्हारा लीटर एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, इस यूनिट को बोलते हैं लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट, लीटर शॉर्ट में लीटर ATM यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर नाम से जो हमारा को आ रहा है। तो ये आर का 3 सिस्टम में वैल्यू है। वैल्यू नहीं पूछेगा तो यूनिट पूछेगा, यूनिट नहीं पूछेगा तो वैल्यू पूछेगा। अगर वैल्यू पूछा तो क्या कोई यूनिट लिखना पड़ेगा, और सी यूनिट पूछा तो सी यूनिट बोलना होगा इसका। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब ये वाला हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
जब इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस केस में जो आर का जो वैल्यू है वो बढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादातर क्या मतलब मैक्सिमम हर सम में इस फॉर्मूले से सम बनेगा वहाँ पर आर का ये वाला वैल्यू पुट होगा। कौन वाला? ये आर का ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में पुट होगा हमेशा। ठीक है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल में लगेगा 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, छूट जाने का मतलब बहुत बड़ा लॉस। बहुत सारा 21 लाख फेल किया, 22 नंबर आया फेल करेंगे। तो 3 नंबर फिजिकल साइंस में 2 नंबर बहुत मिलती होता है, क्योंकि बहुत चांस होता है कि कुछ खिलौने हमेशा करीब रहते हैं फिजिकल साइंस में। कुछ करेगा तो खेल जाएगा, कुछ करेगा खेल जाएगा। पेपर रहता है आसान, बस साल भर नहीं पढ़ते हैं, एक ही बार सोचते पढ़ेंगे, रिजल्ट क्या होता है सबल में कुछ एग्जाम का टाइम नहीं आता। आपको हमेशा पढ़ते रहने का नाम ही है फिजिकल साइंस, इन 2 दिन में पढ़ने का नाम नहीं है। खैर ये आर समझ गए आप। इसके बारे में डब्ल्यू के बारे में, डब्ल्यू क्या चाहिए, एम के बारे में क्या बोल दिया, आर क्या चाहिए वही बोल दिया। अच्छा, अब बात कर रहे हैं खाली आइडियल गैस के बारे में। सर ये इसमें कम इस्तेमाल किया आइडियल गैस, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस का मतलब क्या है? इस आइडियल गैस का मतलब क्या है? किसको बोलते हैं आइडियल गैस? जय पूछना किसको बोलते हैं आइडियल गैस? जो हम लिखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन, इसका मतलब हमने क्या देखा कि बॉयल्स लॉ में क्या देखा हम लोग कि दबाव देंगे गैस का वॉल्यूम कम, दबाव देंगे गैस का वॉल्यूम कम, दबाव कम करेंगे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, दबाव कम करेंगे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, ठंडा करेंगे गैस का वॉल्यूम कम होगा। हमें चार्ल्स लॉ में देखा कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड में किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। हम बताया था कि प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बात सही साबित हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बात सही साबित नहीं है। क्यों? मैं बताया था कि गैस उतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना इस दुनिया में पॉसिबल तो नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात क्या बताया था कि उतना मतलब क्या बताया, हाँ उतना टेम्परेचर लो जाते जाते गैस क्या होगा, गैस बहुत पहले ही बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड से और ठंडा करेंगे बन जाएगा सॉलिड। तो गैस और गैस नहीं रहेगा बल्कि वो बन गया सॉलिड। अब चार्ल्स लॉ किसके लिए? गैस के लिए। बात सकते चार्ल्स से गलती कुछ नहीं है। अब उतना टेम्परेचर पर तुमको देखना क्या हो रहा था, जो जिंदा रह के दिखा दो, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है कि अच्छा और क्या हुआ कि जब गैस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, दबाव डालने कम होगा, दबाव डालने कम होगा। पीछे आप लोग के बारे में दबाव डालने चाहते हैं, आप लोग को गैस का वॉल्यूम कौन सा, आप लोग वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। आप दबाते चले जाए सब तरफ से, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत करीब कर देंगे तो क्या होगा, कड़ा आवाज़ आएगा, तो हड्डी टूटेगा किसी का, इसका मुँह टूटेगा, सब एकदम लाइट एकदम चटनी बन जाएगा, सब ठीक है खत्म हो जाएगा। पोस्ट फीका हो रहेगा ना, चित्राया मतलब सब फूल बह रहा है, किसी का हाथ वहाँ, किसी का मुँह वहाँ, डर रखा है भाई। मतलब ऐसा नहीं लोग खत्म हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या, दबाव दे रहे गैस का वॉल्यूम कम, ऐसा नहीं लोग कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दबाव दे ही नहीं पाएंगे, दे पाएंगे। जैसे मान लो गैस पे दबाव दे रहे हैं, दबाव देते उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उसको फिर हम लोग और क्योंकि हम लोग पढ़ा है कि लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस इनकॉम्प्रेसिबल, उसको दबाव देकर उसका वॉल्यूम, गैस में कॉम्प्रेसिबिलिटी है लेकिन लिक्विड में कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होता। दबाव देकर उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। पहले दिन बताया था कि पानी को दाबेंगे तो ऊपर चलाएगा, आप उसको दबा कर उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा डीप थोड़ा गहराई में अगर सोच रहे हैं तो चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ हर जगह फेल हुआ दिखाई दे रहा है ना। बात समझ रहे हो? तो बोलने का मतलब आइडियल गैस किसको बोलते हैं, कैसे बोलिएगा, ऐसा गैस, कैसा गैस, ऐसा गैस, ऐसा गैस। चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ मुकम्मल कंप्लीट मतलब माने, किसको माने, बोल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, और जो गैस चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ तीनों को मुकम्मल माने। मुकम्मल का मतलब क्या, ठंडा करो वॉल्यूम कम, ठंडा करो हम कम होंगे, ठंडा करो हम कम होंगे, ठंडा करो हम कम होंगे। कौन जो ऐसा बोले उसको बोलेंगे अंडे के, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली देखा गया है, गैस ठंडा करते 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 बच जाता है लिक्विड, है ना। लेकिन जो गैस बोले नहीं ठीक है आप ठंडा कीजिए हम कम होते रहेंगे, बात मान रहा है, जो बोलेगा मानेंगे। तो चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ और एवोगाड्रो को मुकम्मल माने। हर मुकम्मल बोलने का मतलब हर कंडीशन पे उसको फॉलो करें, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अफसोस की बात है कि इस नेचर में, हम लोग की दुनिया में अभी तक ऐसा कोई गैस मौजूद नहीं है जो चार्ल्स लॉ और बोल्स लॉ को मुकम्मल तौर पर माने, ठीक है। अगर कोई गैस चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ तीनों को मान रहा है, किसको मान रहा है वो, आइडियल गैस इक्वेशन। तो
ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को मुकम्मल माने वो आइडियल गैस, वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पर माने, यानी कि चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ, यूलर लॉ के कॉम्बाइंड फॉर्म को मुकम्मल माने, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल गैस। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई गैस दुनिया में मौजूद नहीं। तो पूछेगा आपसे कि बताओ किसको बोलते आइडियल गैस, तो बोल दीजिएगा आराम से वो गैस जो चार्ल्स लॉ, बोल्स लॉ, यूलर लॉ के को मुकम्मल तौर पर माने, उसको बोलेंगे हम लोग। लेकिन दुनिया में कोई कैसा मौजूद कुछ एग्जाम्पल तो नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो फिर तो ये गैस अब तो कौन सा गैस है? ये जो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और भी डिफरेंट गैसेस है, कौन सा गैस है? इन सारे गैसों को बोलते हैं रियल गैस। रियल गैस जिसका हकीकत में वजूद है, जो हकीकत हम लोग देखते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में वो हम लोग में शामिल है। आपका पेट में अंदर में O2 गैस है, बदन में जा रहा है, CO2 निकल रहा है, आसपास एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस है, हवा में भी CO2 गैस है, नाइट्रोजन है, अमोनिया गैस भी बहुत सारा। अगर आप लोग मुंह से गैस निकालिएगा तो गैस का मौजूदगी है। तो जिस गैस की मौजूदगी है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो रियल गैस है। रियल मतलब हकीकत में वो है। बात समझ में आ रही है? और जो हकीकत में नहीं है वो कौन गैस है? आइडियल गैस है। तो क्या सर रियल गैस जो है वो मानता है आइडियल गैस इक्वेशन को? नहीं मानता, हर कंडीशन पे नहीं मानता। हर कंडीशन पे, जो हर कंडीशन में माने वो आइडियल गैस। ये जो रियल गैस है ये लोग हर कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं मानता है। कौन कौन ये गैस है? तो जो नाम बताया आपको, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, अमोनिया भी ले सकते हैं आप, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, बहुत सारा गैस जो ले सकते हैं। जो गैस का नाम जानते हैं आप, सबका सब कैसा गैस है? आप मीठा भी ले लीजिए तो बात नहीं। मतलब हर वो गैस जो एग्जिस्ट करता है वो रियल गैस है, और वो जो एग्जिस्ट करता है वो आइडियल गैस को हर कंडीशन पे कंप्लीटली नहीं मानता। कुछ कंडीशन में कभी कभी मानता है। तो पूछता है वो कंडीशन बताओ कभी लोग मानता है? कौन मानता है? रियल गैस कभी कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि हम लोग कितना लग रहे महिला कुछ अलग गर्मी से, तब हम लोग अच्छा दिखते हैं, ऐसा होता है ना, जब शादी दावत में आ गया तो वैसे ही तो तब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। वो दावत में जाता है नहीं, एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, बहुत कम प्रेशर पे और ज़्यादा टेम्परेचर जब रहे तो उस केस पे देखा गया है कि रियल गैस थोड़ा बहुत बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह। बहुत बार पूछ चुका है सवाल, कई बार गिनती बोल रहे, घुमा कर पूछता है, इससे पूछता है, इससे पूछता है। तो क्या बोलेंगे? एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, समझ में आ रहा है क्या? सुनाओ, ये मजा आता है। एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस may behave as ideal gas. बता दो मैं, यहाँ रियल गैस कवर हो गया, आइडियल गैस कवर हो गया। रियल गैस कब बिहेव करता है एग्जाम्पल ही बता दिया, रियल गैस कब बिहेव करता है वो बता दिया, आर्गुमेंट बता दिया। मेरे ख्याल से आज से क्लास यहाँ पर हम लोग को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आप खुशी में बनाइएगा तो मैं देखने के लिए, जब अगला दिन को पूरा क्लास टाइम से खत्म करना, मतलब बुक को पूरा खत्म करेंगे। इसलिए देख लेता हूँ कितना छोड़ने से हम लोग अगले खत्म कर सकते हैं। डायमेंशन है आर का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, बच्चा है, आप बताना है मॉलिक्यूलर वेट बताना है ना। हाँ, तो अगले दिन खत्म हो जाएगा, आज छोड़ देते तो दिन तक। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, ऐसे ही बहुत हो गया ना। ठीक है, पॉज कर दीजिए।